नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर काली चरण स्नेही सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्नेही सर से स्त्रीकाल जी स्त्रीकाल के दर्शक परिचित हैं। वरिष्ठ चिंतक, अम्बेडकरवादी चिंतक। आज हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पुणे पैक्ट के बाद से ही लगभग कहने लगे थे कि ये आरक्षण बहुत दिनों के लिए तो है नहीं, जो शेड्यूल कास्ट को मिला और शेड्यूल ट्राइब को मिला, बाद में ओबीसी को भी मिला। उनका मानना था कि आरक्षण आज न कल तो खत्म होगा। तो क्या वो वक्त आ गया है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि और किसी ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, उनका कहना है कि जो संपन्न दलित हैं, जिनकी एक पीढ़ी आईएएस आईपीएस बन गई है या जिनकी एक पीढ़ी ने संपन्नता हासिल कर ली है, उसके लिए संसद कानून बनाकर लाए, उनके लिए क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है। ये उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिसने बिना किसी खास परीक्षण के 50% कैप को तोड़ते हुए जो सवर्ण कोटा है, ईडब्ल्यूएस को मैं सवर्ण कोटा कहता हूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा, उसको पास कर दिया था। तो वो सवर्ण कोटा है क्योंकि उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग शामिल नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि ऑलरेडी ओबीसी में जो लगा हुआ क्रीमी लेयर है उससे ये तय हो, और वो भी 8 ही लाख का है जो 8 लाख सवर्ण कोटा में है। तो इससे ये तय होता है कि भारत में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जब ईडब्ल्यूएस के लिए, इसको ऐसे समझिए टेक्निकली, कि जब ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख का कैप है, सवर्णों के लिए 8 लाख का कैप लगा करके आपने कोटा दिया है, और ओबीसी को भी 8 लाख का कैप लगा करके दिया है, तो वो भी तो ईडब्ल्यूएस में आ गए ना, क्योंकि आपने सवर्ण कोटा से तो उनको बाहर कर दिया है। तो कायदे से एज सच ओबीसी कैटेगरी खत्म हो गई है, मैं तो यही मानता हूं। लेकिन वहां चूंकि चीफ जस्टिस बैठे दलित समाज से आते हैं और बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे बुद्धिस्टों को बुरा लगता है ये, लेकिन क्या वो एक पृष्ठभूमि है उसके कारण, और खास करके जो बहुत सारे लोग बौद्ध नहीं हुए हैं उनके लिए प्रेरणादायी कथा है जस्टिस गवई। लेकिन उनका कहना है कि क्रीमी लेयर। तो हम आज अगले आधे घंटे 40 मिनट में प्रोफेसर स्नेही सर से पहला सवाल तो इसी को समझेंगे कि क्या वो वक्त आ गया, इतनी जल्दी? क्या हमने समानता हासिल कर ली? क्या हमारे पास कोई इंपेरेटिव डाटा है? क्या किसी दलितों के जो दलित ऑफिसर्स हैं या दलित प्रोफेसर्स हैं या तमाम जो पहली पीढ़ी है, उसकी समृद्धि का, उसके क्रीमी लेयर का, क्योंकि वो कितना क्रीमी लेयर है उसका तुरंत जवाब उन्हें अपने ही गृह राज्य में खुद चीफ जस्टिस को मिल गया। जिनके पिता लंबे दौर तक सांसद रहे, गवर्नर रहे, राज्य के बड़े नेताओं में शुमार हैं, थे गवई साहब, आरएस गवई, रासू गवई उनको बोलते हैं, बिहार के गवर्नर भी थे। उनका बेटा चीफ जस्टिस बना, लेकिन जब वो जाते हैं महाराष्ट्र अपने गृह राज्य में, तो जो एसेंशियल प्रोटोकॉल है वह उन्हें नहीं, हालांकि वो कह रहे हैं कि अब इस पे चर्चा मत करिए, कल उन्होंने कोर्ट में ये बात कही, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि यह जो हुआ यह सामान्य नहीं था, और यह जो हुआ, जो उन्होंने उसको उस पर सवाल खड़ा किया, वो उनकी ताकत थी जो उन्हें संविधान से मिली। जस्टिस गवई की खासियत यह भी है कि वो सभाओं में जय भीम भी बोलते हैं और कहते हैं कि हम आज जो बने हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण बने। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री वाला, फडणवीस साहब ब्राह्मण हैं, पेशवा कह लीजिए, कुछ लोगों को ये पेशवा समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो पेशवा मुख्यमंत्री के शासन में गृह राज्य में उन्हें जवाब भी मिल गया। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर क्या सिर्फ अर्थ से पैदा होता है, या अर्थ भी कितना, उसका कोई एम्पिरिकल डेटा है क्या आपके पास? तो ये सवाल भी लेकर हम स्नेही सर की तरफ जाएंगे। तीसरी बात, क्रीमी लेयर को समझना हो और आरक्षण अभी ही खत्म कर दिया जाए या नहीं, ऐसा मध्यवर्ग दबाव तंत्र बना कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए तो सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि एक बाबा साहब की मूर्ति आप अपने मोहल्ले में लगा लेने की कोशिश कर दीजिए।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर, उसमें पता नहीं वहां 2 बेंच है कि नहीं, या एक ही हाई कोर्ट है। ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर भी है ग्वालियर। जी। तो वहां बाबा साहब की मूर्ति लगाने का जिन चीफ जस्टिस साहब ने आदेश किया था, वहां लगाया जा रहा था, लेकिन सवर्ण वकीलों के गुट ने उसे नहीं लगने दिया। बार एसोसिएशन के और भवन निर्माण समितियों के सबके बड़ी बड़ी आपत्तियां आने लगी थी। कोशिश की गई इंस्टॉलेशन की, तो झगड़ा हो गया। और कल जस्टिस वहां वो चीफ जस्टिस साहब भी, सुरेश कुमार, कई हरियाणा के रहने वाले हैं, वो भी रिटायर हो गए। तो आप टेस्ट कर लीजिए क्रीमी लेयर क्या होता है। तो इन सब बातों पे बात करेंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए जो जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने रिटायरमेंट पे कहा। हालांकि ये बात गवई साहब भी पहले कह चुके। विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं मैं, मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की, और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दीन दुर्जे अहमद, हम एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर जी। और ऐसा ही श्रेय स्नेही सर गवई साहब भी देते हैं। तो हम बात करेंगे, लेकिन देखिए गवई साहब पर बाद में बात करते हैं, महाराष्ट्र पर भी बाद में बात करते हैं, मध्य प्रदेश पर भी बाद में बात करते हैं। एक सवाल हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं, और वो है कि साधन संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़कर अपने समाज के कमजोर तबकों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आरक्षण छोड़ना चाहिए, इस पर एक सवाल बनता है। दूसरा कि क्या आपने कुछ ऐसे सवर्णों को देखा है जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत संपन्नता है, लेकिन वो नौकरियां छोड़ रहे हैं अपने सवर्ण गरीबों के लिए? नहीं सर, अभी तो आंकड़े आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में तमाम सवर्ण गलत तरीके से पैसा जिनके पास ज्यादा है, गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरियां ले रहे हैं। नहीं सर, सबसे पहले एक एक जवाब की टिप्पणी पर, फिर इन 3 विषयों पर आएंगे। जी जी। स्त्री काल के जरा हटके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम। देखिए, बिल्कुल जो आपने आखिर में जो बात पूछी है, मैं ठीक यही कहने वाला था जो आपने खुद ही कह दिया। सवाल और जवाब दोनों आपने ही कह दिए। क्या ऐसे सवर्ण भी मौजूद हैं जो अपने गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण छोड़ गए, बट नौकरियां ना करेंगे, अब करने के लिए संकल्पित हैं? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, असल में बात यह है, देखिए ये मामला तो पेचीदा है। बाबा साहब समझते थे कि नेहरू सत्तासीन होंगे, और नेहरू का मतलब पंडित नेहरू, और निश्चय ही उनका जो रईसाना अंदाज था रहन सहन का, यद्यपि वो संघर्ष किया उन्होंने, उसमें कोई दो राय नहीं, वो उनको विरासत में मिली थी अमीरियत, तो लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ये पता था कि आखिरकार नेहरू पंडित नेहरू हैं, और इनके द्वारा देर सवेर जब सत्ता मिलेगी इन्हें, तो निश्चय ही ये गांधी के जो चेले हैं, ये कभी भी आरक्षण को ज्यादा दिन तक नहीं टिकने देंगे। ये तमाम बाबा साहब के जो अनुमान थे वो सब सच में कर रहे हैं। वो हिंदुत्व राष्ट्र का भी जो उन्होंने जिक्र किया था, तमाम बातों का जो जिक्र करते थे, क्या राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिली है, हम सब समान राजनीतिक तौर पर हो गए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से क्या ऐसा संभव है, यदि नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तमाम जो बाबा साहब के अनुमान थे वो अब सही साबित हो रहे हैं। तो वो उनको जायज चिंता थी। यदि सचमुच में उन्हें ये पता होता, या वो ये समझ पाते, या उन्हें ये लगता कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वो स्वयं या कोई दलित वर्ग का व्यक्ति भारत का नेतृत्व करेगा स्वतंत्रता के जस्ट बाद, तब फिर शायद वो इस तरफ ना सोचते। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, तो बिल्कुल सोच रहे थे। अब देखिए, जिस तरह से गवई साहब ने कहा है, और ठीक कुदरत ने जो निर्णय दिया है, गवई साहब का कहना हुआ और उनका अपने महाराष्ट्र में जाना हुआ, और कुदरत ने उनको ही आईना दिखा दिया कि भाई ये जो आर्थिक है
स्थिति है। कुदरत ने क्यों दिखा दिया, कहिए कि जो है ब्राह्मण मुख्यमंत्री के शासन में उनको जो है मैं कह रहा हूँ कि कुदरत ने एक माहौल दे दिया और देशमुख जी ने उनको दिखा दिया मुखड़ा के आप भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, लेकिन हैं तो वही, हैं तो उसी गली के। हमारे लिए तो कोई महत्व नहीं, पेशवाओं के लिए, पेशवा जाति के लोगों के लिए आप कुछ नहीं हैं। बाबा साहब भी उनके लिए कुछ नहीं थे। तो ये जानबूझ करके जताया है। और हमने इस तरह की टिप्पणियां पढ़ी हैं कि शायद चीफ जस्टिस ने कहा भी है कि ये आपने जानबूझ करके किया क्या। मतलब उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी को कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके किया आपने। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, मतलब इतनी जल्दी कुदरत ने परिस्थितियां बना दी कि इस तरह का वाकया घट गया। यदि ये 2-4 साल बाद घटता या उन्होंने जो कह लिया उनके कार्यकाल के बाद घटता, तब कोई नहीं। जैसे राष्ट्रपति जी के साथ यही घटना घट चुकी थी पद पर रहते हुए। तो ये एक जो हुआ है, मतलब दलितों के साथ तो कभी कभी प्राकृतिक न्याय हो जाता है या प्राकृतिक न्याय का संकेत मिल जाता है, तो ये समझिए। तो देखिए ये अच्छा, दूसरी बात ये है जो आप कह रहे थे, या जो लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, और आप जो मुद्दा उठाते हैं लोग, उनका आपने जो जिक्र किया कि जो संपन्न दलित हैं, तो पहले देख सर्वे हो कि कितने आईएएस और पीसीएस जो परिवार के लोग हैं या कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं या जिस भी परिस्थितियों में रही हैं, उनके बेटे बेटियां नाते पोते क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मतलब उनकी जैसे मतलब एक तुलनात्मक भी हो कि ठीक इसी के उन्हीं के समानांतर जो नियुक्त हुए थे सवर्ण जा करके डीएम नियुक्त हुआ है या आईएएस नियुक्त हुआ है, आईपीएस नियुक्त हुआ है, केंद्रीय मंत्री नियुक्त हुआ है। एक दिन ज्वाइन करने वाले या एक ही साल में ज्वाइन करने वालों का आर्थिक ग्राफ कहाँ जाता है। ये एक तुलनात्मक भी होना चाहिए और एक पर्टिकुलर भी होना चाहिए, जिसमें ये पता लग सके। कई बार बहुत झूठ होता है। मैं कई ऐसे लखनऊ में आईएएस रिटायर रहे हैं, मैं उनको जानता हूं कि उनके बेटे अच्छे पदों पर नहीं है। सम्मानजनक पद जो वो दिलाना चाहते थे, उन पदों पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाए हैं, बिल्कुल नहीं हो पाए हैं। और उनकी स्थिति मतलब ये खराब तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसे क्रीमी लेयर पदों पर रहे हैं कि वहां तो स्वाभाविक रूप में इतना तो वो कर ही लेते हैं। कितना भी गया गुजरा हो, किसी भी तबके का आईएएस आईपीएस हो, तो वो इतना कर ले जाता है कि आने वाली एक पीढ़ी को तो वो जुटा ही लेता है। लेकिन आखिरकार वो जुटा किससे रहा क्या। तो ये है कि यदि कोई अध्ययन तो इस तरह का हुआ नहीं। यदि अध्ययन हुआ होता और ये पता चलता कि देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में 86 अब तक जो है आईएएस रिटायर हुए हैं, और 86 में से जो है कम से कम 66 लोगों के लड़के आईपीएस आईएएस या फलाना ये सब अधिकारी बने हुए हैं, और उनके नाती पोते भी उन्हीं पदों पर हैं, तब थोड़ा ये लगता है कि हाँ भाई, अध्ययन उस ओर संकेत कर रहा है, जैसे कि पश्चिम में पैटर्न है। ये तो कुछ हुआ नहीं। और समानांतर ये भी जैसे कई बार देखते हैं कि दलित का बता देंगे कि जब से मंत्री बने हैं, या माननीय लालू जी का बताया, कई बार कहते हैं कि भाई इतनी प्रॉपर्टी। लेकिन उनके ही समय में जो सवर्ण नेता उठे हैं, उनकी प्रॉपर्टी का क्या हाल हुआ। क्या उन्हें ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह का कोई अध्ययन नहीं आया है। अच्छा, दूसरा ये है कि उनके साथ दिक्कत क्या, मतलब अब उनको क्या मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बेबुनियाद चीज है। बाबा साहब ने कहा भी था कि ये कोई गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये रोजगार उन्मूलन का सवाल नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल। जब तक माने राष्ट्रपति हो जाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाना, उप प्रधानमंत्री हो जाना, भारत के उप प्रधानमंत्री बाबूजी रहे जगजीवन राम जी, ये सब हो जाने के बाद भी उनकी छुई हुई मूर्ति को धुलाया जाए, है राष्ट्रपति होकर के भी जाकर के पुष्कर में वो अपने जिस तरह से सवर्ण पूजा करते हैं उस तरह से पूजा अर्चना ना कर पाए। तो ये सब देखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है, जब तक इस तरह का कुछ नहीं होता, तब तक इस ओर सोचना ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूल है। इस ओर सोचना। देखिए, हमारे लोग इनको हमारे लोग कहेंगे, हमारे इसलिए अम्बेडकरवादी हैं, वो जय भीम कहते हैं। मैं भी अम्बेडकरवादी अपने को क्लेम करता हूँ। तो टेस्ट तो समाज करेगा कितना अम्बेडकरवादी हूँ। स्नेही सर भी अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए मैंने हमारे लोग कहा। तो कैसे नैरेटिव में फंसते हैं। अब तुलसीदास जी 15वीं सदी 16वीं सदी में कह रहे हैं कि ये पूजहि विप्र सकल गुणहीना
शूद्र न पूजा वेद प्रवीणा, हाँ, मतलब चाहे शूद्र न गुण कुछ भी ज्ञान हो प्रवीण, जाए सही है। तो उसकी पूजा करो, और कितना भी ज्ञान हो जाए, वो तो उनको मिल गया, महाराष्ट्र में भी मिल गया, और ऐसे भी अन्य जगहों पे भी मिलता ही रहता होगा, मिलता रहता है सर। गांव घर में बच्चा पंडित है तो पंडित जी प्रणाम हो जाता है, और बिल्कुल हो बुजुर्ग जाता है। यदि गैर ब्राह्मण है तो वो पंडित का बच्चा प्रणाम नहीं करता। करने पे लोग आजकल ये करते हैं, हम माने वो सामने वाला ही कहता है, अरे बाबू आप प्रणाम कर रहे हैं जी। हाँ हाँ, तो ये सामाजिक परिस्थितियां जब तक नहीं बदलती हैं, मनुवादी माहौल नहीं बदलता है, मतलब यह है कि समाज तो कहीं का कहीं बना हुआ है। संविधान और समाज बिल्कुल अलग अलग है। किताबें और समाज संविधान भी अलग अलग है। माने हम देखें कि भारतीय जितने भी दार्शनिक हुए हैं, लगभग कुछ जैसे मनुस्मृति आदि को छोड़ दीजिए, या कुछ कट्टर ऋषि मुनियों के तथाकथित जो काल्पनिक कल्पित जो पुराण हैं उनको छोड़ दीजिए, जिसमें दलितों की निंदा, स्त्रियों की निंदा की गई है, इसके बावजूद भी बहुत सूक्ति वाक्य भरे पड़े हैं, बहुत अमृतमय वाक्य भरे पड़े हैं। लेकिन क्या समाज में ऐसा माहौल दिखा? ना तब था ना आज है। तो यही संविधान कैसे है कि संविधान में सब कुछ ठीक ठीक है, संविधान में सब कुछ बढ़िया है, हम समान हो गए हैं, हम में बंधुता है, हम में समानता है, हम जाकर के किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, हम जो है बहुत अच्छे हैं, हम सेकुलर हैं। लेकिन क्या सचमुच में समाज सेकुलर दिख रहा है? ये बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। जब तक आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो जबलपुर में देखिए मध्य प्रदेश में जबलपुर मुख्यालय है हाई कोर्ट का, उसकी एक बेंच जो है ग्वालियर में है, खंडपीठ उसकी ग्वालियर में है। ग्वालियर का ये मसला है। मुझे लग रहा है कि कैन साहब को, मतलब मैं अभी पूरी तरह से मुझे पता नहीं चल पाया है विश्वस्त सूत्रों से, लेकिन इतना लग रहा है कि वो या तो अति पिछड़े से हैं या दलित हैं। निश्चय ही ये आदेश उनके द्वारा दिया गया है और इस कृतज्ञता में दिया गया होगा कि बाबा साहब के कारण वो हैं। तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो आदेश पारित हुआ है कि मूर्ति लगाई जाए बाबा साहब की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में, तो सवर्णों को बहुत मुश्किल गुजर गया। एक तो दलित ने दे दिया, मतलब तुम कैसे कह सकते हो? हाँ, यदि यही आदेश, जैसे हम देखते हैं कि रंजन गोगोई साहब, मतलब बताओ, वहां देखिए लगा दी मूर्ति, लग गई है सुप्रीम कोर्ट में, कोई चिड़िया भी पंख नहीं फड़फड़ाए, राष्ट्रपति वहां लोकार्पण कर आई हैं, पूरे देश में कहीं कोई हरकत ही नहीं हुई है, क्योंकि आखिरकार वो ब्राह्मण थे, उन्हें हक है। हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं हिंदू धर्म के लिए कि तुम्हारे धर्म की क्षय हो, तो अब ये जो क्षय हो एक ब्राह्मण कह सकता है, और उस ब्राह्मण को ब्राह्मण लोग पंडित को महापंडित कह रहे हैं। लेकिन यदि यही महाक्षय हम देखते हैं कि ललन सिंह या पेरियार जब इस तरह की बात करते हैं, ललन सिंह इस तरह की बात करते हैं, तो घर उजाड़ने की नौबत आ जाती है, अपमानित की करना पड़ता है, बहुत मुश्किल। रामस्वरूप वर्मा जो कुर्मी समाज से रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बड़ी जहालत झेलना पड़ती है। तो ये एक बड़ी मुसीबत। यदि ये कैन साहब के स्थान पर किसी दुबे ने, किसी पाठक ने, किसी त्रिवेदी ने आदेश दिया होता, तो निश्चय ही सवर्ण जो वहां की बार एसोसिएशन, सवर्ण बार एसोसिएशन कहूंगा मैं, तो वो कभी विरोध ना करती, बल्कि और आगे आकर के प्रोग्रेसिव दिखते कि हाँ ये है, ठीक है, हम कैसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ब्राह्मणों ने ये नीति तय कर रखी है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी हमारे जाति में है, हमारे समाज में है, उसको हम तो अच्छा बुरा कह सकते हैं, आउटसाइडर नहीं कहेगा। तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम नहीं कह सकते हो। हमें कितना सुधरना है हम सुधरेंगे, हमें कितना ठीक होना है हम होंगे। कोई बाहर का व्यक्ति यदि बताए कि ब्राह्मण को ये चीज त्यागना चाहिए, ब्राह्मण को इस रूप में सुधार करना चाहिए, ब्राह्मण में ये कमियां हैं, ब्राह्मण बाबा नागार्जुन को हम सब जो जानते हैं, आप तो बिहार के हैं, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ रहे हैं। जो तुलसी जो रामचरितमानस की जो जन्म शती थी 400वीं शायद, तब उन्होंने भारी विरोध किया था। पंडित नेहरू को उन्होंने, इंदिरा गांधी को उन्होंने पत्र भी लिखा था कि इसके लिए ना फंडिंग की जाए ना कुछ किया जाए। तुलसीदास जी की जो 400वीं जो मनाई जा रही है, और जाकर के जिसको जानकी यात्रा के रूप में अज्ञेय ने भी मना किया था कि वो अयोध्या तक जानकी यात्रा ले जाना चाह रहे थे। हैं? तो ये दोनों ब्राह्मण थे। एक तो समर्थन में था, और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, रामचरितमानस का उत्सव नहीं मनाया जा सकता सरकारी खर्च पर। इंदिरा जी को पत्र लिखा और विरोध किया, बहुत तीव्र विरोध किया उन्होंने। तो बाबा नागार्जुन ने तीव्र विरोध किया और ब्राह्मणों के खिलाफ भी बहुत लिखा, तो उन्हें यह हक बनता है। लेकिन दलित साहित्यकार जब यही लिख देता है, जब और कोई लिख देता है, कमल भारती लिख देते हैं,
तो कोर्ट जाने की नौबत आ जाती है, भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल बात है कि ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो समुदाय है, वो किसी से डिक्टेट नहीं होना चाहता। वो कहता है हम जैसे भी हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, हमें हमारा व्यक्ति तो इंगित कर सकता है, दूसरा करेगा तब नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं बिल्कुल। कि जाकर देखिए के चीफ जस्टिस मोहन भागवत ने कहाँ तक कह दिया कि जब तक जातियां हैं, चाहे 200 साल हों, तब तक आरक्षण पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं सुन सकता हूं। और ये पंडितों का फैलाया हुआ है। किसी ने माने थोड़ी बहुत नानुकर तो हुई, थोड़ी असहमति के स्वर हुए, लेकिन चूंकि भागवत ब्राह्मण है, कह दिया तो नहीं, भारत उनको के पता है ब्राह्मण। कि भागवत कर क्या रहे हैं। भागवत तो आरक्षण के को खत्म हाँ, करने तो वाले ये तो समूह हैं। इनको पता है कि हमने शास्त्रों में भले ही लिख दिया कि सब साथ चलें, सब साथ बैठें, सब साथ खाएं, हैं? तो लेकिन होना साथ चलना थोड़ी है, लिखना है। बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कई बार हमारे कैबिनेट के अच्छा, मंत्री या ये इस सरकार के मंत्री बहुत भली भली बातें करते हैं, बुद्ध की बात करेंगे, फलाने की बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल जन्मोत्सव मनेगा श्री राम का ही, जन्मोत्सव बिल्कुल। मनेगा श्री कृष्ण का ही। नहीं नहीं, तो उसका विरोध करते हुए, बाबा साहब की मूर्ति स्थापना का विरोध करते हुए मैंने सुना एक वीडियो, जो लठैत जो सवर्ण एडवोकेट था, वो यही कह रहा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि बाबा साहब को तुम डॉक्टर अंबेडकर को बैठाओगे, अंबेडकर को बैठाओगे, डॉक्टर क्यों बोलेगा वो कह रहा है कि हाँ, तो तब तो हम अपने जय श्री राम राम जी का बैठा दें। अरे क्या वकालत किया है तुमने बाबा नहीं, साहब की मनु का तुलना। बैठा ही दिया, जयपुर में मनु का बैठा ही दिया इन लोगों ने। मनु बैठा का तो रखा है। बहुत पहले से बैठा हुआ है मनु का, तब इन्हें परिसर नहीं दिखा। और रंजन गोगोई साहब ने बिठा दिया वहां दिल्ली में, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में, तब इन्हें नहीं दिखा। ये दिखता है इन्हें सब तौर पर। लेकिन हाँ, दुबे और पाठक ने ये निर्देश दिया होता। ब्राह्मण चाहता है कि सारा श्रेय हमें मिले, सारा श्रेय वो खुद लेना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन नैरेटिव वार ऐसा है सर, फिर आते हैं इस पर क्रीमी लेयर पे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अब ईडब्ल्यूएस को जिस बेंच ने पास किया उसमें गवाई साहब भी थे, उस वक्त भी उन्होंने किया टिप्पणी इस तरह के। तो अंबेडकरवादी भी जो प्रचलित नैरेटिव पे कैसे ब्राह्मणवादियों का या ब्राह्मणों का कब्जा है, दिन दहाड़े ओबीसी कैटेगरी से रिजर्वेशन छीन लिया गया उस दिन जिस दिन ईडब्ल्यूएस में बराबर का कैप लगा के दे दिया गया, ये सब गवाई साहब के बेंच में हुआ और गवाई साहब सहमत थे इससे। और देखिए 50% के कैप में भी उनको कोई दे। तो ब्राह्मणवादी नैरेटिव में अंबेडकरवादी भी, या ऐसे और सीधे सीधे भी कहिए तो दलित और ओबीसी भी, बहुजन भी फंसता है। नहीं सर, असल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में मैं इसको इस रूप में समझता हूं कि कहा जाता है कि हम लोग, जैसे बाबा साहब कहते थे हमारी तो घर वापसी है, हम सब जितने भी दलित हैं पुराने सब बुद्धिस्ट हैं। परिस्थितियां ऐसी थी, इस तरह का दबाव था, इस तरह का यातनाएं दी जा रही थी कि हमारे लोगों ने उसको माने चुप्पी साध ली और रह गए अपने बिना धर्म के ही रह गए। माने वो हिंदू नहीं थे लेकिन बिना धर्म के ही रह गए, लेकिन वो अंदर से तो उनके परिवार में सब वही था। तो ये मुझे लगता है कि होता यह है कि न्यायिक चर्च जो है दलितों में कूट कूट के भरा है। वो किसी भी पद पे पहुंचता है, वो अन्याय करेगा तो सचमुच में बहुत कम अन्याय कर पाएगा, बहुत कम अन्याय कर पाएगा। उसको कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करता है। वो हमेशा दिखाने की भी कोशिश करेगा कि देखिए हम जाकर के न्याय के पक्ष में खड़े हुए हैं। वो तथागत बुद्ध का अनुसरण करता है, उनकी देशना का अनुसरण करता है कि मतलब निर्वैर को जीता है, वो बैर पालता ही नहीं है। उसके लिए अभी भी वो करुणा हमारे हृदय में है। बाबा साहब तो करुणा बोधिसत्व उनको इसीलिए कहा गया। विदेशी धरती पर रंगून में और जाके श्रीलंका और सब जगह काठमांडू में उनको बोधिसत्व की पदवी ऐसी थोड़ी दी गई थी, करुणा के सागर थे। और इसको सभी मानते हैं कि खुद गांधी जी ने स्वीकार किया था कि नेहरू जी आप निश्चिंत रहें, बाबा साहब बैठते हैं ऐसी इस पद पर संविधान निर्माण में, तो मैं समझता हूं कि किसी तरह का अन्याय नहीं हो सकता है। और वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। माने बाबा साहब के मन में रहा भी हो कि कुछ हम और कठोर कानून लाएं, तो लेकिन वो नहीं लाए। वो करुणा तो मुझे तो जो गवाई साहब है उनके लिए भी परिस्थितियां देखिए प्रतिकूल हैं, बहुत प्रतिकूल हैं। और खासकर ऐसे माहौल में जहां हिंदुत्व का नशा चढ़ करके बोल रहा हो और सारी संवैधानिक संस्थाएं एक तरह से बिल्कुल
ढुलमुल हो गई हो, उनका अस्तित्व ही मतलब जो है खतरे में चला गया हो, तो उनके लिए भी ये जो इस समय का जो समय है बहुत कठिन समय है। एक उन्होंने ये भी दिखाना है, देखिए बाबा साहब के पैरामीटर से वो हटेंगे, मुझे लगता है हटेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका एक तरह से जीवन शैली है, लेकिन हटेंगे नहीं, परिस्थितियां क्या बन रही हैं इसको भी वो देख रहे हैं। आखिरकार हैं तो मनुष्य इसी समाज से निर्मित है, और कांग्रेसी बैकग्राउंड उनकी फैमिली एक बात भाई बताइए सर, कांग्रेसी, दबाव देखिए कांग्रेसी दबाव बैकग्राउंड, नहीं नहीं मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनकी फैमिली की ग्राउंड जो है वो कांग्रेसी बैकग्राउंड है, और बाबा साहब ने कांग्रेसियों को तो बिल्कुल माने, वहां उन्होंने माना कि वहां आपको पद तो मिल सकता है, प्रतिष्ठा कभी नहीं मिलेगी, पावर कभी नहीं मिलेगा। हम देखते रहे बाबू जगजीवन राम अंत में हताश होकर के इसलिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ा उन्हें। तो कांग्रेस, यदि वो कांग्रेस के ना होकर के बाबा साहब के ही किसी जो तमाम जो उनका ग्रुप था, जो टूटे थे ग्रुप उनकी पार्टी के, उनमें से यदि उनका होता तब तो मैं मान सकता था कि हाँ है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चला गया और कांग्रेस के अंदर शिफ्ट होकर के इसने काम कर लिया, उसका तो आप मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस के माहौल में रह करके व्यक्ति कहां तक समझौता परस्त हो जाता है। तो ये भी उन्हें एक विरासत में है, वो जो जो जो, जो लेकिन छन छन के आ रहा है, ये परेशानी लेकिन आएगी। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि एक एक दबाव तंत्र में उन्होंने ये बात ये कहने लगे हैं वो, लेकिन आप एज ए जज सबसे पहले आपके पास एक तो डाटा कि कितने लोगों ने, जो आपने कहा, दूसरा बिल्कुल क्रीमी लेयर तय कैसे होगा सर? क्रीमी लेयर कल्चरल मध्यवर्ग बनने से क्या तय नहीं होगा? कितना प्रशासनिक ये है, कितना कल्चरली आपका ये बना हुआ हाँ है, बिल्कुल, कितना आप सांस्कृतिक आप सोशली बिल्कुल ठीक है। अपलिफ्टेड है? क्या एक इंडिविजुअल से क्रीमी लेयर तय होगा? वो कैसे तय होगा? और देखिए आप एक बिल्कुल ठीक बार कह रहे यदि हैं। छोड़ दिया, हाँ, बिल्कुल जिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे देखिए हम देखते हैं कि यही हिंदू समाज, इसी हिंदू समाज के शंकराचार्य ये क्या करते हैं कि किन्नर को, हम देखते हैं किन्नर को, फिल्मी एक्टर महिलाओं को जाकर के शंकराचार्य का पद दे देते हैं, लेकिन क्या भारत के किसी आईएएस रिटायर आईपीएस को दिया गया? मुझे तो नहीं लगता किसी को दिया गया। और मैं ये नहीं मानता हूं कि जितने भी आईएएस आईपीएस एससी के हैं वो सब विशुद्ध अम्बेडकरवादी हैं। पूजा पाठी वाले अधिकांश मिलेंगे, इनमें अधिकांश वेद पाठी मिलेंगे, कुछ तो ब्राह्मणों से आगे भी कर्मकांडी मिलेंगे, उनके घरों में ब्राह्मणों के घरों से ज्यादा मूर्तियां और देवालय मिलेंगे। लेकिन क्या उनके साथ ऐसा हुआ? किसी ने आमंत्रित किया? वो बड़े बड़े ज्ञानी हैं। तो ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर क्या ऐसा हुआ कुछ कि भाई इतना बड़ा कोई मंदिर सौंप दिया हो उन्हें? जैसे कोई इस तरह का आईएएस रिटायर हो जो हिंदी साहित्य का हो, अंग्रेजी साहित्य का हो या लिटरेरी माइंड का हो, उसको कह दिया हो कि भाई ठीक है आप तो इतने बड़े वो हैं तो हम आपको ये वाला सौंपते हैं। कोई मंदिर सौंप दिया हो, किसी गांव का ही मंदिर सौंप देते, इस काबिल समझा? इसका मतलब मुझे इस काबिल नहीं समझा गया चंदन जी। मैं आपको बताऊं, जब मैं टीचर बन के अपने गांव में पहुंचा था तो ये तय हुआ, वहां के एक यादव शिक्षक थे, गांव के ही थे, और मेरी रामचरितमानस में उस समय रुचि थी और मैं थोड़ा गा लेता था रामचरितमानस की चौपाइयां। तो उन्होंने कहा कि मंदिर, जो गांव का मंदिर है वहां पर रामचरितमानस का पाठ होता था, तो कहा रामचरितमानस का पाठ स्कूल के द्वारा होगा और कालीचरण वहां पर करेंगे। तो गांव वालों ने और मंदिर के पुजारी ने विरोध कर दिया, कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, कालीचरण यहाँ नहीं पढ़ा, वो स्कूल में पढ़ाने आ गया है, भले ही तुलसी को वहां पढ़ाए, लेकिन रामचरितमानस का पाठ मंदिर परिसर में वो नहीं कर सकता है, और मुझे नहीं करने दिया गया। मतलब ये हुआ कि बाद में फिर उस परिसर में, मतलब जब तक मैं वहां रहा, फिर वहां रामचरितमानस का पाठ नहीं हुआ, क्योंकि यादवों का मेरा गांव है और यादव जी ताकतवर यादव शिक्षक थे वो गांव के ही। तो उन्होंने कहा कि फिर देखते हैं कोई के कैसे पाठ करता है, और फिर 3.5 साल में मैं वहां से निकल गया। लेकिन ये भी सच बात है कि मुझे नहीं करने दिया गया, जबकि मैं अपने गांव में उस समय के, जिस समय मैं पहुंचा था उस समय का, मुझे लगता है ये आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, मैं सबसे ज्यादा चौपाइयां जानने वाला व्यक्ति था, मोखाग्र मुझे याद थी, सबसे ज्यादा मैं अच्छी लाइन में पढ़ सकता था, और मैं मास्टर भी था। इसके बावजूद भी मुझे नहीं करने दिया गया। तो सांस्कृतिक चेतना का इस तरह का हो जाए, हम यही देखते, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही मतलब पहले टिप्पणी की है वक्फ बोर्ड में, क्या आप अपने जो बोर्ड तंत्र है उनमें क्या गैर ब्राह्मणों को लाएंगे और गैर हिंदुओं को लाएंगे? तो ये तो हमें दिखता नहीं कि जैसे राम मंदिर, तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है, जगन्नाथ जी का ट्रस्ट है, जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं वहां हमारे आईएएस को रख लेते भाई,
तो हम कहते कि और उनसे मांग करते कि भाई अब आप शंकराचार्य हो गए, आप पंडा हो गए, आप खुद मठाधीश हो गए, आप क्यों लें? हमारे अंदर से ही विरोध फूटता, ये तो विरोध हमारे अंदर से ही फूटता। दूसरा, सवर्णों के द्वारा ऐसी कोई, अच्छा दूसरी बात ये भी है चंदन साहब कि सवर्णों के द्वारा कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा। इतनी अनुकूल परिस्थितियां मनुवाद की होने के बाद भी सवर्णों की ओर से, क्योंकि मोहन भागवत ने एक लाइन खींच दी है, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं उठ रही। जिस तरह से गया जी की कोई मांग नहीं उठी, पूरे बिहार में कहीं से भी एक ज्ञापन भी मुझे लगता है चुपके भले ही लिखवा लिया गया हो, एक माने रैली भी नहीं निकाली गई कि गया का नाम गया जी रख लिया जाए, और सब कर दिया। और महाबोधि बिहार के लिए आंदोलन कितना लंबा चल रहा है, कितना लंबा खिंच गया सारी दुनिया में। मैं अभी वियतनाम गया, वहां भी ये मुद्दा उठा, वहां बैसाख डे में दुनिया के तमाम जो बुद्धिस्ट राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के बीच में मुद्दा उठा। इसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो रिटायर अधिकारी हैं उनके बेटों को, उनको सब जगह गांव में पुजारी बना लिया होता, गांव की जो सांस्कृतिक कमेटियां हैं उनको रख लिया होता, वो अभी भी अलग थलग रहते हैं, गांव में जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ये स्थिति है। और थोड़ा सा हमने 2-3 प्रोग्राम ऐसे किए हैं कि थोड़ा सा रिजर्वेशन हटा, पैक्स के बहाने हमने बात की थी। पैक्स जो यहाँ बिहार में बाजार समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वहां रिजर्वेशन नहीं है, तो कैसे दबंग जातियों ने उस पर कब्जा कर लिया और जिनको रिजर्वेशन नहीं है वो गायब हो, और जहां रिजर्वेशन है वो ऊपर। 2 से 1 चीज तो है ना सर, खैर इसके पहले मैं 1-2 टिप्पणियां अच्छी आ रही हैं, जैसे संतोष यादव कई टिप्पणियां इन्होंने की हैं, उसमें एक है कि धर्म की गुलामी ही सवर्ण की गुलामी है, बहुजन अपना इतिहास जाने, उसका घर घर तक ले जाए, 3000 साल की गुलामी से आजादी चाहिए। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं जब तक कल्चरली आप नहीं होते। लेकिन एक चीज बताइए, आपने एजुकेशन महंगा कर दिया, हेल्थ महंगा कर दिया, एक बच्चा आपका, 2 बच्चा आपका यदि है तो आप 2 करोड़ रुपया तो पढ़ाई में रख लीजिए अच्छे से, यदि कथित अच्छे से पढ़ाएंगे तो बिल्कुल नीचे बिल्कुल से लेके ऊपर तक ढंग से, यदि आप उसको कृमि, कथित कृमि बनाना है, कृमि का बेटा कृमि बनेगा कि क्या बनेगा, कृमि बनेगा। तो कृमि बनाने में 2 करोड़, फिर घर के 4 परिवार के लिए 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ रुपया एक IAS IPS को आप कहते हैं कि अपनी सैलरी से कमा लो कम से कम, तो तुम कृमि से कृमि बना पाओगे। उसमें बाकी दूसरे फैक्टर काम नहीं करेंगे, जॉब है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, बच्चा है तो यदि वो दबाव में ही जिएगा कि इसी पीढ़ी में हमको प्राप्त कर लेना है, हमको गायक बन जाना है, हमको नर्तक बन जाना है, हमको अभिनेता बन जाना है, या हमको बड़ी चीज हासिल या नौकरी बिजनेस कर लेना है, ये खतरा नहीं है क्या? कम से कम क्रीमी लेयर का विचार मन में आता हो तो 3-4 पीढ़ी भी आ जाए कम से कम दिमाग में, तब भी समझ में। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी यादव साहब की टिप्पणी आपने पढ़ी, उन्होंने ठीक कहा। लेकिन मेरा, यादव जी देख रहे होंगे, मतलब मेरा कहना यह है कि अभी हमारे बीच में गुलामों की कमी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा 70% अभी भी गुलाम हैं। ओबीसी के तो मुझे लगता है 90% गुलाम है, SC के भी मुझे लगता है 60 से ज्यादा ही गुलाम मिलेंगे आपको, जो हिंदू कल्चर में पूरी तरह से ढले हुए हैं, पूरी तरह से देवालयों में मस्त हैं और दिखावे में पूरी तरह मस्त हैं। वो मतलब प्रमोशन पाएंगे संविधान के अनुसार, और जाकर के वैष्णो देवी या हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाकर के चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये है। लेकिन मैं ये कहता हूँ उन्हीं गुलामों के सौंप देते। मैं यही कह रहा हूँ, जैसे हम देखते हैं कि मतलब जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, वो आखिरकार दलितों को मंत्री बना ही रही है, पिछड़ों को मंत्री बना ही रही है, मंत्री पद दे ही रही है, लेकिन वो ठोक बजा के दे रही है कि ये जो है बिल्कुल 24 कैरेट का दलित पूरी तरह से है कि जो कहीं भी नानोकर नहीं करेगा। इस पे कितना भी इसको अपमानित कर दो, कितनी ही गालियां दे लो, कितना भी इसको घसीट के मारो, ये बिल्कुल उठ नहीं करेगा। जैसा हम देखते हैं अभी माननीय मंत्री कोरी जी हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं, उनके बेटे को बहुत बेइज्जत किया गया वहां के एक पंडित के द्वारा, बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया गया। उन्होंने FIR दर्ज नहीं करा पाई है और कह रहे हैं हम तो आपके चरणों के सेवक हैं, हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, हम आपके चरणों में रहना, तो बिल्कुल ठोक बजाए। तो मैं ये कहता हूं कि यदि ऐसा लगता है सवर्णों को कि सचमुच में ये ठीक हो गए हैं, तो ऐसे तमाम गुलाम मिलेंगे, उन गुलामों को ही शंकराचार्य बना देते, उन पिट्ठुओं को ही बना देते।
लेकिन इतनी उदारता भी नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कालीचरण स्नेही को ना बनाओ, इस तरह के जो मुखर चेहरे हैं उनको मत बनाओ, ना बनना है हमें। बनाया बनने का सवाल ही नहीं होता। हम क्यों बनेंगे भाई? हम गुलामी में क्यों जाएंगे? गुलामी में रहना हम बिल्कुल, चाहे वो गुलामी के हमें राष्ट्रपति पद ही दे दें, हम नहीं चाहेंगे। हमें राष्ट्रपति पद का पद ही जाकर के ऑफर किया जाए और कहा जाए कि गुलामी इन कंडीशन के साथ आना है। हम स्वतंत्र रूप में एक रिटायर प्रोफेसर के रूप में जीना पसंद करेंगे, विशुद्ध अम्बेडकरवादी के रूप में हम जाकर के फाके करते हुए जीना पसंद करेंगे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तो ये कह रहा हूं कि ये परिस्थितियां हैं। हाँ, ये देखिए यही लोग कहते हैं कि भाई वो माननीय राहुल जी तो कई बार कह चुके हैं कि 50% का कैप हटाओ। अरे भाई 50% का कैप तो हट ही गया है 10% ला करके, जो असंवैधानिक है। और उसमें ये स्वयं हम देखते हैं कि गवाई साहब उसके स्वयं वो समर्थक हैं। तो क्रीमी सर लेयर का ये किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। ये बिल्कुल जब तक नहीं सोचा जा सकता है, जब तक एक व्यक्ति दलित का एक व्यक्ति भी सवर्णों की दृष्टि में दलित है, अस्पृश्य और अछूत है, तब तक इस दिशा में सोचना भी मैं गुनाह समझता हूं। जातिवाद के चलते हुए आप कुछ नहीं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं एल.आर. भारती की किसी भी सरकारी बैंक के चेयरमैन SC ST OBC का नहीं है, और हम लोग वेरीफाई तो नहीं किए, लेकिन जो है हिंदू राष्ट्र हाँ, पालकी तो माना कि किसी उपनाम में ऐसा हो कि ना पता चल रहा हो, रहा भी हो, तो मतलब लेकिन कोई परिवर्तन हो। आखिरकार व्यवस्था तो सब उन्हीं की है। अब देखिए एक जाकर के बहुत बड़ा परीक्षा से गुजरना है। अब गवाई साहब को बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना है। सवर्ण तो आंख लगाए बैठे ही हैं, और दलित अपनी आकांक्षाएं लिए बैठे हैं। उनके जो हजारों साल की जो आकांक्षाएं मरी पड़ी हैं, उनको वो जिंदा देखना चाहते हैं ऐसे माहौल में, जहां विशुद्ध जाकर के बाबा साहब का अनुयायी और बुद्धिस्ट व्यक्ति बना हो, महाराष्ट्र का बना हो। मतलब यदि झारखंड का बुद्धिस्ट होता, या माने किसी और प्रदेश का, मध्य प्रदेश का बुद्धिस्ट होता, तो मान भी लेते। माने विशुद्ध रूप से कल्चर्ड पूरी तरह से महाराष्ट्र का, जो सामाजिक आंदोलन की भूमि रही है, राजनीतिक चेतना की भूमि बंग रही है, बंगाल रही है, कलकत्ता रही है, और पश्चिम जाकर के सांस्कृतिक आंदोलन की भूमि, सामाजिक आंदोलन की भूमि, सामाजिक क्रांति की भूमि, फुले की भूमि रही है, तुकाराम की भूमि रही है, संत ज्ञानदेव की भूमि रही है, बाबा साहब की भूमि रही है। उस विशुद्ध उस माटी से है ये। बिल्कुल, ये देखिए ये बूंदी मांझी हैं, वो कह रहे हैं आरक्षण का पैमाना आर्थिक आधार पर हुआ तो दलितों का एक वर्ग अलग हो जाएगा और दलितों पर अत्याचार। ओबीसी को तो कर ही दिया है। ओबीसी मस्त है। ओबीसी जो है जो मस्त है, और उससे रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के बराबर कर दिया गया। सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कोई कराएगा नहीं, लेकिन मैं समाज शास्त्र में जो लड़के पीएचडी कर रहे हैं, और वहां यदि गाइड एससी का मिल जाता है उन्हें, ऐसे सर्वे जरूर होना चाहिए कि इक्वल पीरियड में सवर्ण और दलित वर्ग का व्यक्ति आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, या पीसीएस बनता है, तो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति किस किस तरह से चेंज होती है, कितने फ्लैट होते हैं, कितने क्या होते हैं। अब देखिए मजे की बात, मैं उत्तर प्रदेश में तमाम, मतलब अब मेरे आईएएस मतलब मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, आदरणीय हैं, मैं उनको जानता हूं, लेकिन किसी ने भी विश्वविद्यालय नहीं खुलवाया, एक व्यक्ति ने भी विश्वविद्यालय नहीं खुलवाया। क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने का मतलब ये है कि बहुत पैसा चाहिए। इसका मतलब उनके पास पैसा तो है, लेकिन इतना पैसा नहीं है। माने मैं तो ये देख रहा हूँ कॉलेज भी नहीं खुलवा पा रहे हैं, एक ढंग का कॉलेज भी नहीं खुलवा पा रहे हैं। कि कॉलेज खुलवा लिया हो तब कैसे माने कि ये बहुत क्रीमी है। दूसरा, उन्हें यह भी पता है कि दलित ने यदि यूनिवर्सिटी खोल भी ली तो दलित ही पढ़ने जाए, सवर्ण नहीं जाएंगे, वहां भी बड़ा भारी कंपटीशन है। कुछ एक आध तो ये देखना पड़ेगा कि कितने आईएएस ने जाकर के एग्रीकल्चर लैंड तो खरीदी है उन्होंने, फार्म हाउस तो बनाए हैं, लेकिन क्या विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, कॉलेज स्थापित किए हैं, कुछ इस तरह काम किया है, कोई पार्क इस तरह के जो, या बुद्ध विहार स्थापित किए हैं? भाई तब तो माने जाएंगे ये ठीक। माने बुद्ध विहार ही स्थापित कर लेते। बाबा साहब तो कह रहे थे कि मुझे यदि जीवन मिलता है 10 साल का, तो मैं बुद्धिस्ट के रूप में प्रचार प्रसार करते हुए अपने आप को खपा दूंगा। तो क्या हम देखते हैं कि ऐसा कर पा रहे हैं? वो नहीं खोल से बाहर आना चाहते हैं, या उनके पास संसार में पता है कि हमें अपनी कुछ उनकी इस तरह की संतानें हैं कि जो केवल उनका ही लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके भरण पोषण के लिए जुगाड़ करा के रखी है,
और वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और सम्मान तो मिलने का सवाल ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय की सीमा है, बात तो इतनी है, बात ऐसी है कि जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को, गवई साहब ने कहा पार्लियामेंट को इस पे कानून बनाना चाहिए, और पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए एक ऐसा विषय है, ये इतने सारे लेयर्स हैं इसके कि आप और भी समय चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो आउटसाइड पैनलिस्टों का एक बड़ा वर्ग है, उसमें कई कांग्रेस समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं, कई आरएसएस विरोधी भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आधे माने 10 सेकंड का कहूंगा। मान्य हमारे गवई साहब को चलते चलते कभी ये भी कह देना चाहिए कि संसद इस ओर भी ध्यान दे कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिजर्वेशन लागू हो, ये भी कह देना चाहिए, तब माने कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। माने उन्हें चलते चलते जिस विभाग के वो हैं, जहां पर हैं, उन्हें कह देना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं परिस्थितियां किस तरह की हैं, न्याय व्यवस्था में कहाँ लोग हैं। उन्हें ये जरूर कहना चाहिए, यदि इतने मुखर हैं और इस तरह से बोलते हैं, हम बर्दाश्त उन्हें कर लेंगे, लेकिन ये भी कहते कहते कहीं कह जाएं और संसद की ओर इशारा करें, कहें कि भाई संसद इस ओर भी ध्यान दे कि एक बिल ये भी लाए, ये उन्हें साहस दिखाना चाहिए। सर एक काम करें, उन्होंने खुद माना है ये, उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी को इम्प्रेस करने के लिए, डाइवर्सिटी को लागू करने के लिए हमारा चयन सुप्रीम कोर्ट में हुआ, नहीं तो हमसे सीनियर लोग भी 2 साल पहले हुआ, नहीं तो हमसे सीनियर लोग भी महाराष्ट्र हाईकोर्ट में थे। तो वो उनका खुद का स्टेटमेंट है कि डाइवर्सिटी, तो कम से कम इतना कह दें कि डाइवर्सिटी कंप्लीटली लागू हो जाए जब जुडिशियरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधि दिखाई दे, बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधि दिखाई दें, क्रिश्चियन दिखाई दें, सब दिखाई दें, जो आदिवासी जमातें हैं वो दिखाई दें, वो चेहरे दिखाई तो दें। तो कुल मिलाकर के सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों ने बात की, और जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उनका ओवरऑल जो विचार आ रहा है, कई सारे लोगों का विचार रेडिकल है, कई सारे लोगों का विचार ये है कि अभी जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन कई सारे लोग इस पर हैं। और SC ST OBC जमात को आजकल RSS का पालकी ढोने वाला, बताने वाला नैरेटिव भी जहां से चला है, मैं तो दंग रहता हूं उस नैरेटिव को काटते काटते कि भाई आंकड़े कुछ और कहते हैं। सवर्णों ने पूरी तरह पालकी ढोली है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन SC ST OBC ने पालकी, वो समस्या ये नहीं है कि जब राजनीति इसी दिशा में चली गई है, सत्ता में जब वो चीजें वहां हैं, तो वोटिंग पैटर्न भी उसी दिशा में जाएगा। या समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, वहां बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हलचलें होंगी। लेकिन आज का हमने विषय रखा था, क्या क्रीमी लेयर की जरूरत आ पड़ी? चीफ जस्टिस साहब को ये ऐसा लगा, तो उनको जवाब उनके ही गृह राज्य ने दे भी दिया है, हम उसको टेस्टिफाई कर रहे थे। कल फिर मिलते हैं। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे आउटसाइड पैनलिस्टों को भी धन्यवाद। नमस्कार।